Hello everybody, a very warm good evening to all. This is R.K. Verma. Welcome to Science Messenger. Today we are ready to discuss about the bone. आज हम पढ़ने वाले हैं बोन के बारे में. बोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बोन में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, बोन के फंक्शन क्या हैं और बोन में कौन कौन सी डिजीज पाई जाती है. तो हम वन बाय वन इसको समझने का प्रयास करते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टडी ऑफ बोन. तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी. साइंस की वह ब्रांच है ऑस्टियोलॉजी जिसके अंतर्गत हम बोन की स्टडी करते हैं. तो अब देखते हैं बोन किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है. बोन में स्पेशली दो चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर. तो बोन इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक मैटर. तो बोन में दो चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक पार्ट हमारा होता है 33% और इनऑर्गेनिक पार्ट होता है 67%. ऑर्गेनिक पार्ट में ये सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं. इनऑर्गेनिक पार्ट में होता है मैग्नीशियम और कैल्शियम के फास्फेट एंड कार्बोनेट. तो इनऑर्गेनिक पार्ट बोन में सबसे ज़्यादा होता है 67%. इसमें मैग्नीशियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में ये साल्ट हमारी बोन में पाए जाते हैं. ये हैं इनऑर्गेनिक मैटर. तो हमारी बोन का मेजर कंपोनेंट है इनऑर्गेनिक पार्ट और माइनर कंपोनेंट है ऑर्गेनिक पार्ट. और ये बना होता है ओसिन. ओसिन एक प्रोटीन होती है जो कि बोन के अंदर पाई जाती है. हमने आपको बताया था कार्टिलेज के केस में कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन का बना होता है, जबकि बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो ओसिन प्रोटीन का बना होता है और यही है इसका ऑर्गेनिक पार्ट. और कार्टिलेज के स्ट्रक्चर में हमने देखा था जो कॉन्ड्रिन प्रोटीन है वो ओवरऑल होमोजीनियसली पूरे मैट्रिक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन इसका मैट्रिक्स जो है, बोन का मैट्रिक्स जो है कंसेंट्रिक, ये लैमेला के अंदर पाया जाता है. लैमेली माने होता है झिल्ली. तो सबसे पहले हम बोन का स्ट्रक्चर समझने का प्रयास करते हैं. देखिए ये बोन का स्ट्रक्चर है टीएस ऑफ बोन. टीएस मीन्स ट्रांसवर्स सेक्शन. जैसे हमारी बोन है इसको हम इस तरह से अर्थ के हॉरिजॉन्टल इस तरह से काटें तो यहाँ पर जो पार्ट इधर दिखाई देगा वो है टीएस. अब बोन की सबसे आउटर कवरिंग इसको हम कहते हैं पेरीऑस्टियम. ये बोन की सबसे आउटर कवरिंग है, इसे कहते हैं पेरीऑस्टियम. कार्टिलेज के केस में हमने देखा था कार्टिलेज की सबसे आउटर कवरिंग को हमने बोला था पेरिकांड्रियम. तो यहाँ पर है पेरीऑस्टियम. इस पेरीऑस्टियम के नीचे देखिए ये कंसेंट्रिक लैमेली है. कंसेंट्रिक का मतलब होता है जैसे एक ही पॉइंट को सेंटर मानकर बहुत सारे सर्किल बनाना अलग अलग रेडियस का. तो ये है कंसेंट्रिक 1 2 3, ये एक ही सेंटर है, इनका रेडियस अलग अलग है. तो ऐसे सर्कल को हम कहते हैं कंसेंट्रिक सर्किल. और इनका जो ये आर्क है ये कंसेंट्रिक आर्क. तो ये जो लैमेली मीन्स होता है झिल्ली, ये झिल्ली की तरह संरचना. ये देखिए ये डॉटेड लाइन से दिखाई गई है. ये इनको हम बोलते हैं सिंगल को लैमेला, प्लूरल को लैमेली. तो कंसेंट्रिक है, यहाँ कहीं सेंटर होगा इसके इधर, ऐसे ऐसे ऐसे, ये कंसेंट्रिक फॉर्म में बनी है. अब ये कंसेंट्रिक लैमेली, इसी कंसेंट्रिक लैमेला के अंदर या लैमेली के अंदर पाया जाता है ओसिन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट. और ये पूरा इसका है मैट्रिक्स. अब देखिए यहाँ पेरीऑस्टियम आउटर कवरिंग के जस्ट नीचे एक लेयर है, यहाँ पर लिखा है आउटर ऑस्टियोब्लास्ट सेल. तो बोन सेल को बनाने वाली सेल को हम बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल. कार्टिलेज के केस में हमने देखा था कार्टिलेज सेल को बनाने वाली सेल को हमने बोला था कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल. उसी तरह से बोन सेल को बनाने वाली सेल ये पेरीऑस्टियम के नीचे एक लेयर होती है जो कि बाहरी साइड से बोन सेल को बनाती हैं. इनको हम बोलते हैं आउटर ऑस्टियोब्लास्ट सेल.
और यहाँ भी देखिए बोन के अंदर यहाँ पर ये कैविटी होती है, कैविटी माने खाली स्पेस, इसके अंदर इनर ऑस्टियोब्लास्ट सेल लिखा गया है, ये यहाँ से बोन सेल को बनाती हैं। तो बोन सेल का निर्माण जो है बाई डायरेक्शनल होता है, ये यहाँ से इधर बनाती है, ये यहाँ से इधर बनाती है, तो बोन सेल बनती जाती हैं। और बोन सेल को हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट सेल। ऑस्टियोसाइट सेल, ये बोन के अंदर जो सेल पाई जाती हैं इनको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट सेल। इनको बनाने वाले सेल्स हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। तो ये बाहर की लेयर से भी बोन सेल्स बन बन के इधर आएंगी, इधर की लेयर से बन बन के इधर जाएंगी, तो बाई डायरेक्शनल इनका होता है। जबकि कार्टिलेज के केस में कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल जो होती हैं वो एक ही तरफ पाई जाती है, तो कार्टिलेज नस सेल का निर्माण जो होता है यूनी डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। बोन सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ बोन सेल्स इज बाई डायरेक्शनल। क्यों? क्योंकि आउटर ऑस्टियोब्लास्ट और इनर ऑस्टियोब्लास्ट सेल के द्वारा ऑस्टियोसाइट का निर्माण होता है। अब देखिए ये कंसेंट्रिक जो लैमेली हैं, ये लैमेली, ये देखिए ये एक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं लाइकुना, सिंगल को बोलते हैं लाइकुना। ये अगर इसको हम मैग्नीफाई करके, एक को मैग्नीफाई करके देखें तो इस तरह से लाइकुना का मतलब होता है ये स्पेस। तो इसमें देखिए ऑस्टियोसाइट सेल, इसमें बोन सेल पाई जाती है। और ये लाइकुना के बाहर ये देखिए ये छोटी छोटी कैनाल हैं, छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम कहते हैं कैनालिकुलाई। तो ये कैनालिकुलाई है। और ये एक जो है, एक को हम बोलते हैं लाइकुना। और देखिए हमने दो को एरो लगा के लिखा लाइकुनी, मोर देन वन को बोलते हैं लाइकुनी, ई लगा देते हैं, हो गया प्लूरल। तो ये एक लाइकुना है। लाइकुना मीन्स होता है ऐसी कोई चीज़ जिसके अंदर स्पेस हो। इस लाइकुना के अंदर ऑस्टियोसाइट सेल या बोन सेल रहती हैं। और इस लाइकुना के चारों तरफ इस तरह से छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं जिनको हम बोलते हैं कैनालिकुलाई। अब देखिए ये कंसेंट्रिक फॉर्म में लाइकुनी अरेंज हैं, उसमें से निकली हुई कैनालिकुलाई, लाइकुनी के अंदर बोन सेल्स या ऑस्टियोसाइट सेल्स, और पूरा मैट्रिक्स जो है ओसिन के फॉर्म में इसी ये कंसेंट्रिक लैमेला के अंदर। अब ये देखिए यहाँ पर बीच में ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिखा गया है, इसको लिखा गया है हेवर्सियन कैनाल। हेवर्सियन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले बोन के अंदर इस स्ट्रक्चर को देखा था, इसीलिए इनके ऑनर में इसका नाम रखा गया हेवर्सियन कैनाल। तो हेवर्सियन कैनाल का काम क्या है? ये बोन के अंदर ब्लड की सप्लाई करने का काम करती है। तो ये हेवर्सियन कैनाल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि लॉन्ग बोन के अंदर, हेवर्सियन कैनाल लॉन्ग बोन के अंदर ही पाई जाती हैं। ये लॉन्ग बोन के अंदर ब्लड की सप्लाई करने का काम करती हैं। अब आप जानते हैं ब्लड की सप्लाई होगी तो ब्लड से बोन सेल्स को ऑक्सीजन और फूड मटेरियल की सप्लाई की जाएगी। तो हेवर्सियन कैनाल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ ब्लड इनसाइड द बोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। और इसके अंदर देखिए सबसे अंदर ये बोन का इनर ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर ये देखिए ये है पेरिऑस्टियम आउटर कवरिंग, और ये जो इनर ऑस्टियोब्लास्ट है, इनर ऑस्टियोब्लास्ट सेल, इसके अंदर ये देखिए कैविटी है, ये खाली स्थान, इसको हम बोलते हैं बोन मैरो कैविटी। और ये बोन मैरो ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो इसी बोन मैरो के अंदर बनाई जाती हैं। तो लॉन्ग बोन के अंदर जो हालो स्पेस होता है उसी को हम कहते हैं बोन मैरो, और वहीं पर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये था बोन का स्ट्रक्चर। बोन में स्पेशली दो पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। 33% ऑर्गेनिक पार्ट, 67% इनऑर्गेनिक पार्ट। इनऑर्गेनिक पार्ट में कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट और कार्बोनेट होते हैं। तो पूछा जाता है विच इज़ द मेजर इनऑर्गेनिक पार्ट इन ह्यूमन बोन या मैमेलियन बोन? तो ये होता है मैग्नीशियम फॉस्फेट, Mg3PO4। मैग्नीशियम और कैल्शियम के फॉस्फेट और कार्बोनेट दोनों होते हैं। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कोई इनऑर्गेनिक साल्ट पाया जाता है तो वह मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 होल ट्वाइस। ये Mg3PO4 होल ट्वाइस, ये फार्मूला आप सोच रहे हैं कैसे बना? मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी 2, फॉस्फेट आयन
ट्राई नेगेटिव आयन है, तो इसकी वैलेंसी इसके साथ यहाँ 2 आ गई, इसकी वैलेंसी इसके साथ यहाँ 3 आ गई, इसकी वैलेंसी इसके साथ यहाँ 2 आ गई, तो हो गया Mg3PO4 मैग्नीशियम फास्फेट। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम बोन को जलाते हैं तो बोन ब्रिटिल क्यों हो जाता है? बोन को जब गर्म करते हैं, हीट करते हैं या जलाते हैं तो बोन ब्रिटिल हो जाता है। क्यों? ब्रिटिल माने होता है चटकने वाला, जल्दी से चटक करके टूट जाता है, उसे बोलते हैं ब्रिटिलनेस। तो क्यों हो जाता है? ये ऑर्गेनिक पार्ट जब हम इसको हीट करते हैं तो ये ऑर्गेनिक पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऑर्गेनिक पार्ट डिस्ट्रॉय होने से केवल बचता है इनऑर्गेनिक पार्ट, तो इनऑर्गेनिक पार्ट के कारण हमारी बोन हो जाती है ब्रिटिल। ब्रिटिल माने ऐसी चीज़ जो ज़रा सा जर्क लगने पे टूट जाए या चटकने वाली, उसको बोलते हैं ब्रिटिल। तो हमने देखा बोन को गर्म करने पर ये ऑर्गेनिक पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमारी बोन ब्रिटिल हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखते हैं, देखिए ये हेवर्सियन कैनाल, या अभी हेवर्सियन कैनाल। तो ये अगर हमारी कोई लॉन्ग बोन है तो इसके अंदर ऐसे ये फैले रहते हैं और ब्लड की सप्लाई करते हैं। तो साइड बाय साइड यहाँ पर देखिए कुछ नहीं, यहाँ पर ब्लड की सप्लाई करने के लिए इससे ये आपस में कनेक्ट करने वाली एक दूसरी कैनाल होती है, जिसको हम कहते हैं, ये कैनाल ये ट्रांसवर्सली आपस में कनेक्ट होती है, इसको बोलते हैं बोल्कमैन कैनाल। बोल्कमैन कैनाल, VOLK, बोल्कमैन्स कैनाल। तो साइड बोन के साइड में ब्लड की सप्लाई करने के लिए ये हेवर्सियन कैनाल आपस में एक दूसरी कैनाल से इंटरकनेक्ट होती हैं, जिसे हम कहते हैं बोल्कमैन कैनाल। तो दिस वाज द ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बोन। अब देखिए, अगर हम एक लैकुना को मैग्नीफाई करके देखेंगे तो ये हमारा एक बोन सेल ऑस्टियोसाइट दिखाई देता है, और इसके बाहर ये छोटे छोटे जो लगे हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम बोलते हैं कैनालिकुलाई। अब हम जरा देख लेते हैं बोन के स्ट्रक्चर के बाद बोन की प्रॉपर्टी। तो बोन हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल होती है। कार्टिलेज में हमने देखा था, कार्टिलेज का मैट्रिक्स जो होता है वो जेली लाइक होता है। तो जेली लाइक होने के कारण कार्टिलेज को हम मोड़ सकते हैं, जैसे हमारा ईयर पिन्ना, इसको हम ऐसे मोड़ सकते हैं। लेकिन बोन का जो मैट्रिक्स होता है उसमें ये लैमेली के अंदर जो ओसिन प्रोटीन होता है ये कम्पैक्ट फॉर्म में हार्ड हो जाता है ड्यू टू दी ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन माने ओसिन प्रोटीन के डिपोजिशन से ये हार्ड हो जाता है, इसलिए बोन्स होती हैं हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल, हार्ड होती हैं और वो मुड़ नहीं सकती। और बोन के अंदर जो मैट्रिक्स में प्रोटीन पाया जाता है, बोन की मैट्रिक्स में पाया जाने वाला प्रोटीन वो है ओसिन, जबकि कार्टिलेज के मैट्रिक्स में पाया जाने वाला प्रोटीन है कॉन्ड्रिन। मैट्रिक्स कंटेन्स एबंडेंट क्वांटिटी ऑफ मिनरल साल्ट। बोन का मैट्रिक्स जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में इनऑर्गेनिक साल्ट को कंटेन करता है, जैसे 67% इनऑर्गेनिक, मैग्नीशियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन चारों तरह के साल्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है मैग्नीशियम फास्फेट। लाइमली प्रेजेंट इन मैट्रिक्स, बोन के मैट्रिक्स में लाइमली पाया जाता है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। लैकुना है ब्रांच्ड कैनालिकुलाई, ये लैकुना, इसके चारों तरफ ये ब्रांच्ड कैनाल होते हैं, जिनको हम कहते हैं ब्रांच्ड कैनालिकुलाई। बोन सेल्स अकर सिंगली, ये देखिए बोन सेल्स जो हैं ये एक लैकुना के अंदर एक बोन सेल ऑस्टियोसाइट सेल, बोन सेल सिंगल होती हैं, जबकि हमने कार्टिलेज के केस में पढ़ा था कार्टिलेजिनस सेल्स जो होती हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल्स वो सिंगल भी होती हैं, 2 के ग्रुप में भी होती हैं, 4 के ग्रुप में भी होती हैं। कार्टिलेजिनस सेल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 1s, 2s एंड 4। सिंगल भी होती है, 2 के फॉर्म में भी होती है, और 4 सेल्स एक साथ भी पाई जाती है। लेकिन ऑस्टियोसाइट सेल्स सिंगल पाई जाती है, अकेली। अब जरा हम देख लेते हैं बोन के फंक्शन क्या हैं। बोन हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हार्डेस्ट मटेरियल है। हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है बोन, और ये जो हमारे दांत के ऊपर इनेमल पाया जाता है वो भी बोन का पार्ट है, वो हमारी बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल है। दांत के ऊपर एक पतली लेयर होती है कवरिंग, जिससे हमारा दांत सेफ रहता है, उसको हम कहते हैं इनेमल, ENAMEL, और यही हमारी बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल है। इनेमल इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ आवर बॉडी।
तो बोन का काम है हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाना, ढांचा बनाना। हमारी बॉडी का स्केलेटन एक ढांचा बनाता है और उसके ऊपर मसल्स जगह जगह पर अटैच होकर के उसको फिल करती हैं, तो हमारी बॉडी का एग्रीगेट स्ट्रक्चर बनता है। तो बोन इज वेरी इंपॉर्टेंट एट इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। प्रोटेक्शन, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? जैसे यहाँ पर हमारा रिब केज है, यहाँ पर हमारे स्कल के अंदर ब्रेन बॉक्स या क्रैनियम है जिसमें हमारा ब्रेन सेफ रखा गया है। वो 8 बोन का एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है बॉक्स की तरह, जिसके अंदर हमारा पीछे ये ब्रेन रखा गया। और ये चेस्ट पोर्शन पे रिब केज होती है जिसमें 12 पेयर्स रिब्स और एक स्टर्नम 25 बोन्स होती हैं। उसके अंदर हमारे हार्ट, लीवर, लंग, ये सब डेलिकेट ऑर्गन सेफ रहते हैं। तो इस तरह से बोन हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को सेफ भी रखने में मदद करता है। मूवमेंट, बोन की वजह से ही हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है। डिफरेंट टाइप के जॉइंट पाए जाते हैं बोन के अंदर। जैसे देखिए ये हमारा रेडियो अल्ना बोन, ये ह्यूमरस, और यहाँ पर हम इस तरह से दरवाजे की तरह इसको फैला सकते हैं और सिकोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हिंज जॉइंट पाई जाती है और इस हाथ को हम ऐसे राउंड में 360 डिग्री घुमा सकते हैं। यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाई जाती है। तो बोन और बोन के बीच में डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स पाए जाते हैं जिससे हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के मूवमेंट पॉसिबल होते हैं। अब ब्लड सेल्स, ये जो बोन का बोन मैरो कैविटी है, ये बोन मैरो कैविटी, यहाँ पर ब्लड सेल्स बोन के द्वारा ही बनाई जाती हैं। हमारी बॉडी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन इस बोन मैरो के अंदर किया जाता है। रिजर्वायर ऑफ मिनरल, हमारी बॉडी के अंदर मिनरल के रिजर्वायर के रूप में, मिनरल के स्टोर के रूप में बोन होती है, क्योंकि उसमें 67% मिनरल होता है। मैग्नीशियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये मिनरल का स्टोरेज का काम भी करती है। और मस्कुलर अटैचमेंट सरफेस, इट प्रोवाइड्स सरफेस फॉर मस्कुलर अटैचमेंट। हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनता है बोन के द्वारा और उस पर जगह जगह मसल अटैच हो जाती हैं तो हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो ये मसल को अटैच होने के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है जिससे हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं हम कि बोन में हमारे कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं। वैसे तो उसके पहले हम जान लेते हैं कि हमारी बॉडी में 206 हड्डियाँ होती हैं, 206 बोन्स। तो जिसमें काउंट करते हैं हम, हमारा हेड में एक्चुअली 2 तरह का स्केलेटन होता है हमारी बॉडी में, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल में हम स्कल, वर्टेब्रल कॉलम और ये चेस्ट कैविटी के स्टर्नम एंड रिब्स काउंट करते हैं। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम लिम्स एंड गर्डिल, हाथ पैर की हड्डियां और पेल्विक गर्डिल और पेक्टोरल गर्डिल की हड्डियां काउंट करते हैं। तो 80 बोन्स हमारे होते हैं, ये पूरा यहाँ से लेके हेड में, और वर्टेब्रल कॉलम की 26 बोन और ये रिब्स और स्टर्नम की 25 बोन्स, ये मिला के 80 बोन्स होते हैं। और लिम्स एंड गर्डिल्स, एक हाथ में हमारे 30 बोन, दूसरे हाथ में 30 बोन, पैर में भी 30-30, तो 120 बोन ये हो गए। और गर्डिल में हमारी पेल्विक गर्डिल में 4 बोन होती है, पेक्टोरल गर्डिल में 4 बोन होती है, पेल्विक गर्डिल में 2 बोन, तो 126 बोन हो गई, कुल मिलाकर 206 बोन्स। अब देखिए बीमारियां कौन कौन सी हमारी बोन्स में हो सकती हैं। तो बोन्स हमारी हेल्दी रहें, अच्छे से फंक्शन करें, बोन का प्रॉपर निर्माण होता रहे हमारी बॉडी में, उसके लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन डी इज़ वेरी वेरी इसेंशियल फॉर द प्रॉपर फॉर्मेशन एंड प्रॉपर फंक्शन ऑफ आवर बोन्स। और विटामिन डी आप जानते हैं हमें सोलर रेडिएशन से मिलती है। हमारी बॉडी स्वयं विटामिन डी को सिंथेसाइज करती है, लेकिन उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है सोलर रेडिएशन या सनलाइट होना जरूरी है। तो सनलाइट में हमारी बॉडी स्वयं विटामिन डी का संश्लेषण या सिंथेसिस करती है। बोन की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर फंक्शन के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है बच्चों में, इन चाइल्ड स्टेज, तो उसे हम कहते हैं रिकेट्स। तो रिकेट्स एक बीमारी है जो कि बच्चों में होती है, और ये जब विटामिन डी की कमी बच्चे में हो जाती है तो हम कहते हैं रिकेट्स। और रिकेट्स में बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, बोन जो है ब्रिटिल हो जाती हैं, ज़रा सा जर्क लगता है तो बोन टूट जाती हैं। और अगर यही विटामिन डी की कमी एडल्ट में हो गई तो उसको कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। बीमारी का नाम है ऑस्टियोमलेशिया। इट अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन केस ऑफ
एडल्ट पर्सन, बड़े लोगों में जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उसे कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। इसमें भी बोन जो है ब्रिटिल हो जाती है, जरा सा जर्क लगने पर वो टूट जाती है। नेक्स्ट डिजीज है देखिए पाजेट्स डिजीज। पाजेट्स डिजीज में क्या होता है, कभी कभी हमारी बोन में इररेगुलर थिकनिंग और सॉफ्टनिंग हो जाती है। बोन का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होता, कहीं कहीं पर बोन मोटी हो जाती है और कहीं कहीं पर सॉफ्ट हो जाती है, तो उस बीमारी को हम कहते हैं पाजेट्स डिजीज। तो पाजेट्स डिजीज इज द अकरेंस ऑफ इररेगुलर थिकनिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। तो ये डिसऑर्डर है जिसे हम कहते हैं पाजेट्स डिजीज। तो बोन जो है, मान लीजिए ये हमारी बोन है, तो कहीं पर मोटी हो जाएगी, कहीं पर बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, तो इसी को कहेंगे पाजेट्स डिजीज। नेक्स्ट है ऑस्टियोमाइलिटिस। ऑस्टियो वर्ड जहाँ लगा है इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू बोन्स। ऑस्टियोमाइलिटिस ये ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे बोन में कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऑल काइंड्स ऑफ इन्फेक्शंस ऑफ बोन्स आर नोन एज ऑस्टियोमाइलिटिस। बोन में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाना ऑस्टियोमाइलिटिस कहलाता है। तो बोन के अंदर पाई जाने वाली सेल्स को हमने पढ़ा ऑस्टियोसाइट सेल, और बोन को बनाने वाली सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट सेल। अब इनके बीच में एक सेल और होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, उसे बताना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, और उस सेल का नाम है ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ऑस्टियोक्लास्ट सेल, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सैकड़ों बार पूछा गया है। इनको हम बोन ईटिंग सेल्स भी कहते हैं। These are also known as bone eating cells। अब इनका काम क्या है, ये हमारी बोन को खाने वाली सेल्स हैं, ये हमारी बोन को डिजॉल्व कर देती हैं, इनको इसीलिए कहा जाता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। अब ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो हैं वो कंट्रोल होती हैं हमारी बॉडी में, जो पैराथायराइड ग्लैंड है वहाँ से निकलता है पैराथार्मोन हार्मोन। पैराथायराइड ग्लैंड से, थायराइड के ऊपर एक छोटी सी ग्लैंड होती है, गले में थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है एक हार्मोन जिसे कहते हैं पैराथार्मोन हार्मोन। अब पैराथार्मोन हार्मोन का फुल कंट्रोल होता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल पर। जब कभी हमारी ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल क्या है, एक्टिव हो जाती हैं, और ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने के लिए अब हमारी बॉडी में बोन के अंदर कैल्शियम फास्फेट के रूप में कैल्शियम फास्फेट के रूप में कैल्शियम प्रेजेंट है। तो ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल क्या करती हैं, बोन को डिजॉल्व करने लगती हैं। बोन को डिजॉल्व करेंगी तो ये कैल्शियम टूटकर ब्लड में कैल्शियम आयन के रूप में आ जाएगा। तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल का काम है बोन को डिजॉल्व करना या बोन को खाना, इसीलिए इनको हम कहते हैं बोन ईटिंग सेल्स। तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स आर आल्सो नोन एज बोन ईटिंग सेल्स बिकॉज दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजोल्यूशन ऑफ बोन्स एंड इंक्रीजिंग द कैल्शियम लेवल ऑफ ब्लड। तो हाइपर कैल्सीमिया उसको कहते हैं। हाइपर कैल्सीमिया हमारे ब्लड में मेंटेन करने के लिए जब हमारी बॉडी में या ब्लड में हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, हाइपो मीन्स होता है लो, हाइपो मीन्स होता है लो, हाइपोकैल्सीमिया मीन्स डिक्रीज ऑफ कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। तो इसको मेंटेन करने के लिए ऑस्टियोक्लास्ट सेल बोन को ईट करना शुरू करती हैं, डिजॉल्व करना शुरू करती हैं, तो कैल्शियम लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, तो हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। हाइपर कैल्सीमिया मतलब इंक्रीज ऑफ कैल्शियम लेवल ऑफ ब्लड। तो ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल पैराथार्मोन हार्मोन के कंट्रोल में होती हैं। एक इम्पॉर्टेंट डिजीज और है जिसको हम जानते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से। पोरोसिस मीन्स होता है होल हो जाना, ऑस्टियो मीन्स रिलेटेड टू बोन। तो कभी कभी हमारी बोन में होल बनने लगते हैं, तो जब बोन में छिद्र हो जाना कहलाता है ऑस्टियोपोरोसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ होल्स इन द बोन्स इज नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। और जब बोन में छोटे छोटे, मान लीजिए ये लॉन्ग बोन है, इसमें छोटे छोटे होल हो गए तो बोन हो जाती है कमज़ोर। बोन बिकम्स ब्रिटिल एंड फीबल
फीबल मीन्स होता है कमजोर, ब्रिटल माने चटकदार हो जाती है, जरा सा जर्क लगने पे टूट जाती है। तो व्हेन ऑस्टियोपोरोसिस अकर्स देन बोन बिकम्स फीबल एंड ब्रिटल। तो हमें उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। ए लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट।